हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। मतलब ये पंचवाणी और बीजक जो है वो किसके द्वारा लिखित है, जिसमें उनकी कविता और विचार को संरक्षित किया गया है। क्या वो गुरु नानक जी की है, क्या वो मीराबाई की है, क्या रविदास जी की है, क्या वो कबीर जी की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कबीर जी के द्वारा लिखी गई है हमारी बीजक और पंचवाणी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो क्या इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशील को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है। देखो ध्यान रखेंगे, एसएसटी के अंदर वैज्ञानिकपन आता ही है, क्योंकि इसलिए सामाजिक विज्ञान इसे हम लोग कहते हैं। देखो इसमें सबसे सही आंसर जो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यह विवेचनात्मक सोच जो है हमारी उसको और एक कल्पनाशील को प्रेरित करता है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं और इसके अलावा विवेचनात्मक सोच के माध्यम से इन सारी चीज़ों को सोचते हैं जो एसएसटी के अंदर हमारी हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। देखो एक शिक्षक है, भारत के विभाजन पर एक जैसे भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उस पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना या प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। क्या उपन्यास, क्या आत्मकथा है, क्या समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, या फिर हम लोग कह सकते हैं मौखिक इतिहास। देखो यहाँ पर उपन्यास जो होंगे वो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे एक स्रोत रहेंगे, सोर्सेज हैं जो हमें जानकारी देंगे भारत के विभाजन की। आत्मकथाएं जो हैं, कुछ क्रांतिकारियों की आत्मकथाएं भी हमें एक स्रोत का सोर्स बनी है हमारे लिए, जो भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पर। और इसके अलावा हम बात करें आपसे कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो है मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास भी हमें कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा स्रोत के रूप में हमें जानकारी देता है कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर नहीं है। देखो बात की जा रही है कि भारत का जैसे विभाजन हुआ 1947 में, उसमें क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे उस विभाजन के, जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में, या फिर जो हमें जानकारी दे सकते हैं, वो सोर्सेज कौन से हैं। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर आधारित प्राथमिक स्रोतों पर कार्य योजना या प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। देखो ध्यान रखेंगे, एक हमें सोर्सेज मिले हैं भारत के विभाजन के, और कौन कौन सी चीज़ों से हमें सोर्स मिले हैं वो तो हमें पता है, लेकिन इनमें से कहा गया कि कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है जो भारत के विभाजन के बारे में हमें जानकारी देता है। तो यहाँ क्या है कि उपन्यास जो है, कुछ लोगों के द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं भारत के विभाजन को लेकर। कुछ क्रांतिकारियों की जो आत्मकथाएं हैं वो भी हमें जानकारी देती है, प्राथमिक स्रोत बनी हुई है हमारे भारत के विभाजन पर। अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4 के मौखिक इतिहास। कुछ लोगों के द्वारा जो है उस टाइम के जो व्यक्ति थे, जो 1947 के आसपास के, अगर वो हमें मिलते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, उनके अनुभव से हमें ज्ञान होता है या ज्ञात होता है कि भारत के विभाजन के बारे में। और इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल गलत आंसर चला जाएगा। इसमें पूछा गया कि प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो वह है समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। पूरा लेखागार हम लोग क्यों पढ़
पड़ेंगे भाई, समाचार पत्रों के अंतर तो बहुत सारी जानकारी होती है। तो यहाँ पर पूरा लेखाकार क्वेश्चन जो है वो हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, वो है कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख मतलब एक पाई चार्ट जो होता है हमारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छे प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या समुद्री लहरों का विवरण, क्या वायु दाब का विवरण, क्या तापमान का विवरण, क्या हमारे जलाशयों का विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। जो जलाशय हमारे जल राशि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है, कौन से सागर में जल कम है या कौन से सागर में पानी खारा है, कौन से में मीठा पानी है, कौन सी झील ज़्यादा गहरी है, तो वो एक पाई चार्ट बनता है ना हमारा, पाई आरेख जो बनता है ना, तो उसमें हम लोग ऊपर नीचे जिस तरीके से आरेख दिखाते हैं तो वो हमारा सबसे बेहतर तरीका से जो दिखाया जा सकता है वो जलाशयों का विवरण को दिखाया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। एक शिक्षक चाहता है कि उसके शिक्षार्थी नगर निगम की उपलब्धि या उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। जो नगर निगम से प्राप्त धनराशि है उसका पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय या जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट है ना, तो विश्वसनीय उपयुक्त होगी। तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि आपस में विमर्श करना, ऑप्शन नंबर बी है किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है सरकारी वेबसाइट को ढूंढना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमारा एनसीईआरटी के पेपर, एनसीईआरटी के पैटर्न के अंदर जो ये नगर निगम का स्रोत दिए गए हैं, कैसे हम लोग स्रोतों की जानकारी ले सकते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन मैंने निकाला है। तो वहाँ पर दिया गया है कि काउंसलर जो होते हैं हमारे, जो एक वहाँ पर कार्यरत हैं, कोई भी क्लर्क वगैरह या जो काउंसलर्स होते हैं जानकारी जो देते हैं हमें, तो उन काउंसलर के साथ में भेंट वार्ताएं करना, इससे हमें जानकारी मिल जाती है नगर निगम के उपलब्ध धनराशि के स्रोत के बारे में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए ना निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। देखो मानव मूल्य की बात आ रही है कि कौन सा सर्वाधिक उपयोगी होगा या महत्वपूर्ण होगा सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए। तो देखो बात की जाए तो प्रतिस्पर्धा जो होती है उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं क्या, या दक्षता के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि, या परस्पर आदर के माध्यम से, या उपभोगवाद से। तो जो परस्पर आदर होता है ना हमारा, एक दूसरे के साथ में आदर सम्मान जो होता है, ये भी हमारा एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर ही लिखा हुआ है। जब हम लोग सामाजिक समानता के बारे में पढ़ते हैं तो सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए हमें परस्पर आदर जो है एक दूसरे को देना पड़ेगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ज़रा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब विभिन्न संदर्भ में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थिति पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे, देखो यहाँ पर बड़ी बात की जा रही है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले, मतलब अलग अलग संदर्भ जिनके अलग अलग विचार हैं, में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थिति पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को या फिर एसएसटी के टीचर को शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित मतलब उसको इनक्रेज करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपूर्ण निर्णय ले। तो क्या इनमें सही आंसर जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है बिल्कुल, क्योंकि उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। जो उनके माध्यम से हमें सूचनाएं मिली हैं, ओके, उनका टेस्ट करें, उनका परीक्षण करें, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि
उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब एसएसटी के अंदर कौन सा विषय नहीं शामिल किया गया है, ये करके प्रश्न है। क्या वो भूगोल है, क्या वो मनोविज्ञान है, क्या इतिहास है, क्या राजनीतिक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सेकंड है, यहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड मनोविज्ञान। क्योंकि मनोविज्ञान तो एसएसटी का पार्ट है ही नहीं ना। एसएसटी के अंदर तो हमारा भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब भूगोल आता है, इतिहास आता है, और हमारी सिविक्स या नागरिक शास्त्र या फिर राजनीतिक विज्ञान इत्यादि आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें आपसे, तो वो है हमारा कि पटवारी, जो हमारे पटवारी होते हैं ना, लेखपाल, लेखपालों का कार्य कि निम्नलिखित में से कौन देखभाल करता है। मतलब उनके द्वारा, जो लेखपालों के द्वारा कार्य किया जाता है, उनकी देखभाल, उनकी जो एक जांच पड़ताल होती है, वो कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो जिलाधिकारी है, क्या संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों के एसएचओ है, क्या वो ग्राम पंचायत का सरपंच है, क्या वो तहसीलदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है, तहसीलदार इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे प्रश्न के बारे में, तो वो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित है। देखो, एक मोनाकी पर्वत है, और मोनाकी पर्वत कहाँ है, हवाई द्वीप पर है। तो सागर की सतह से नीचे स्थित है, और उसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। देखो, बात की जा रही है कि यहाँ पर के एक हवाई द्वीप पर क्या है, एक पर्वत है लेकिन वो क्या है कि वो नीचे तल से स्टार्ट होता है, समुद्र तल से नीचे की ओर से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसकी ऊंचाई जो है ना, वो ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। तो क्या वो आर्कटिक महासागर में है, क्या वो प्रशांत महासागर में, क्या वो हिंद महासागर में है, क्या वो अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई, क्योंकि इसमें प्रशांत महासागर में ये जो पड़ता है, अमेरिका के पास थोड़ा सा दूरी पर हम लोग जाएंगे यूएसए से, तो वहाँ पर स्थित है प्रशांत महासागर में, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, ओके, भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो क्या इसका सही आंसर जाएगा। देखो, यह लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जो हमारा ऋग्वेद है। जी देखो, आज से 3500 वर्ष पूर्व, जैसे कि अगर बात की जाती है कि लगभग ये कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ या फिर इसको लिखा गया था, और 1500 वो ईसा पूर्व हैं, और हमारा 2000 ये चल रहा है। तो 1500 और 2000 कितने होंगे, लगभग 3500 साल हो गए ना। उसके बाद है इसकी रचना जो है वो प्राकृत में की गई है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, संस्कृत में की गई है। इसमें 1000 से भी अधिक प्रार्थनाएं या सूक्त हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और सी, दोनों के दोनों। और ए और सी कहाँ पर होंगे, तो ये कहाँ हैं, तो जहाँ बी हमारा गलत है और ए और सी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जा रहा है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भाई, हमारा ऋग्वेद है, हमारा सबसे प्राचीन वेद होता है। 4 वेद होते हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अंदर हमारे 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 रचनाएं हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया जी। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। जब हम लोग कारखाने के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चा कैसे जानेगा कारखाने के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, क्या एक कहानी सूचना सुनाना या कहानी को सुनाना, या फिर किसी विशेषज्ञ से को निमंत्रण करना कि उसको बुलाना जो इनके बारे में बताएगा बच्चों को। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, बिल्कुल सही है, वास्तविक जीवन से जब जोड़ा जाता है तो वहाँ की यात्रा कराई जाती है। तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा का आयोजन करके तब उसको कारखाने के विषय में पढ़ाया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विद्यार्थियों, देखो निम्नलिखित नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान, जैसे इतिहासकारक सोचते हैं ना, उनको
ऐसे सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कहानी सुनाने वाली विधि होगी, या पूछताछ विधि होगी, स्रोत विधि होगी, या परियोजना विधि होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? जो स्रोत विधि होती है हमारी, ये वाली स्रोत विधि, जो स्रोत विधि होती है, जिस तरीके से स्रोत इकट्ठा करते हैं हमारे इतिहासकारक और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इस प्रकार से हमें विद्यार्थियों को भी स्रोत इकट्ठा करने के लिए बोला जाए, क्योंकि उनको उनके जो दिमाग है उसको कैसे करना है, अभी हमें उनकी सोच को हमें इतिहासकारकों के जैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें ज़रा, तो वो है कि कक्षा 6, जो कक्षा 6 है ना हमारा, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री कौन सी होगी? तो यहाँ पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाना, परिक्रमा मतलब एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए, क्या वो मानचित्र से एक सबसे बेहतर समझाया जा सकता है, क्या चार्ट से, क्या ग्लोब्स, या फिर कोई एटलस से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा थर्ड, बिल्कुल सही, ग्लोब। ग्लोब जो होता है, जब उसे हम लोग घुमाते हैं तो वो एक घूर्णन करता है, तो घूर्णन का भी पता लग जाता है। और जब हम लोग उसे किसी भी ऐसे लाइट वाले ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमाएंगे तो तब पता लग जाएगा कि पृथ्वी ऐसे परिक्रमा करती है सूर्य की। तो ग्लोब इज द राइट आंसर है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थान नहीं है? देखो, मुगलों के द्वारा बनवाई गई इमारतों में से कौन सी इमारत नहीं है? सीधा सा प्रश्न अगर मैं करूं आपसे, तो क्या वो शालीमार बाग होगा, क्या वो लाल महल बारी होगा, क्या वो कुव्वतुल इस्लाम होगा, क्या वो हुमायूं का मकबरा होगा? तो ध्यान रखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही चला जाएगा, क्योंकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला एक गुलाम वंश का संस्थापक था। ओके, तो ये हमारा मुगलों से संबंधित नहीं है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे। ओके 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 ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों मतलब मिनरल्स डिपॉजिट्स की प्रचुरता पाई जाती है या मात्रा अधिक पाई जाती है? तो क्या वो पर्वत के अंदर ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, क्या वो घाटी के अंदर, क्या वो पठार के अंदर, क्या वो मैदान के अंदर? तो पठार जो होते हैं ना, उन पठारों के अंदर, जैसे छोटा नागपुर का पठार हमारे इंडिया के अंदर भी है ना, दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार है, जिसके अंदर बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं वो किस में होते हैं? पठारों में होते हैं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग ज़रा। ओके ओके ओके, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे ये 4 मंडल दिखाए गए हैं, परिमंडल दिखाए गए हैं, जिसमें मानव सहित अन्य जीव जंतु भी रहते हैं, बहुसंख्या में रहते हैं, और जो भूतापन के कारण, भूमि के ताप के कारण प्रभावित भी होते हैं। क्या वो स्थल मंडल में है, क्या वो जीव मंडल में है, क्या वो जल मंडल में है, क्या वायुमंडल में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है, क्योंकि जो जैव मंडल हमारा है ना, जीव मंडल जिसे कहते हैं ये, क्योंकि बायोस्फीयर के अंदर ही तो सारे जीव जंतु आते हैं और मानव भी उसी के अंदर आता है। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके ओके, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय, देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय मतलब हम लोग जो कमोडिटी होती है उसको एक्सचेंज करते हैं, है ना, वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं, पद्धति का सही विशेषता कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है, तो इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ जाएगा? एक्सचेंज करना पड़ जाएगा। कि तो क्या सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन देखें हम लोग। अगला ऑप्शन देखें कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का अदला बदली किया जाने वाला एक व्यापार है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि यह एक व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का उपयोग किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि सेकंड इसलिए है क्योंकि यह धन का उपयोग किए बिना, क्योंकि भाई एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं हम लोग कोई चीज़। मैंने कहा कि आपको हमने किसी विदेश में गेहूँ पहुँचाया और गेहूं पहुंचाने के बदले वहां से हमने क्या ले ली? स्टील ले ली। और जब हम लोग स्टील लेंगे तो हमने क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया, अपना सामान दिया, दूसरे का सामान ले लिया, तो वहां धन का उपयोग नहीं होगा, नहीं तो वो खरीदारी कहला रही है।
जहाँ हम लोग धन दे रहे हैं या इसके अलावा कोई सामान हमने खरीद लिया था और उस सामान के बदले में हमें दूसरा सामान लेना है, क्योंकि वो सामान शायद या तो सही नहीं है या फिर हमें बदलना है, तो उसके बदले में हम दूसरा सामान ले लेते, तो यह धन के बिना है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का अदला बदली करना, ये सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हमारा। ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हमारा एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु जी नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस कला की कृति है, मतलब कौन से वंश की है? क्या वो चालुक्य वंश की है, क्या गुप्त वंश की है, क्या वो हमारे गुज्जर प्रतिहार की है या हमारे राष्ट्रकूट की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूट वंश। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, क्या सही है? फिर ऑप्शन नंबर 2 है हमारा कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य के में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 3 है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा होता है, क्या ऑप्शन नंबर 4 है कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें जरा, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक जो नीतियां थी ना, उसमें कुछ परिवर्तन आए थे। तो निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 1858 में एक एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर और कहा गया था कि अब कंपनी के शासन को अभी हम लोग खत्म कर देंगे और इसके बाद जो शासन पूरा रहेगा इंडिया के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ना रहकर ब्रिटिश रूल चलेगा। तो क्राउन का शासन इंडिया में चला और इंडिया के अंदर ना महारानी विक्टोरिया का शासन चल गया था 1858 में और लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखें जरा कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी जाए। देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या क्यों कम करेंगे भाई वो हैं? तो यहाँ पर ए बिल्कुल जो है वो सही है और बी हमारा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा सही, ए हमारा क्या है सही है और बी गलत है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, हम्पी आपने सुना भी होगा, एक प्राचीन काल का हमारा या फिर एक मध्यकालीन इतिहास के अंदर जो विजयनगर साम्राज्य था, उस विजयनगर साम्राज्य की जो इस राजधानी थी वो हम्पी थी कर्नाटक के अंदर। तो हम्पी के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 है कि हमारा कि यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि महानवमी उत्सव जो है हम्पी में मनाया जाता है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर चले जाएंगे सारे के सारे। ओके, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, देखें हम लोग ज़रा, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा? तो कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि युवा संसद का आयोजन विषय वस्तु का गठन करना, कार्य और जिम्मेदारियों का प्रभार एक, या फिर संसद के अवरोध पर समाचार पत्र का लेखन पर चर्चा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि युवा संसद का आयोजन करना, एक नया कोई सत्र आयोजित करना भारतीय संसद की भूमिका और कार्य प्रणाली को समझने के लिए। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग जरा। ओके, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है कौन सी चीज़ ऐसी है? देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये हमारा कोई अफ्रीका है और यहाँ पर ये एशिया है, तो ये हमारी कोई स्वेज नहर है और स्वेज नहर के नीचे यहाँ लाल सागर है। तो लाल सागर और स्वेज नहर जो है वो बीच में आती है हमारी अफ्रीका और एशिया के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है, स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र के स्तर को मापने के लिए, क्या वर्षा को मापने के लिए, या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या किया गया है, वायुमंडलीय दाब। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा, उस प्रेशर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग, तो वो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं।